अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में इल्तिवा पर केस का फैसला आज महफूज कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त की गई कि इस केस में उन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए जिन्होंने इस केस को नहीं सुना है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर 4-3 और 3-2 के तनासुब पर बहस भी होती रही। चीफ जस्टिस की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने आज फिर ये मौक़िफ़ अपनाया कि 1 मार्च का फैसला 3-2 के तनासुब से ही किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आज खुद नोटिस मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा के 29 मार्च का फैसला ख्वाहिश पर मबनी है। इस फैसले में कोई वाज़ेह हदायत नहीं है। चीफ जस्टिस ने आज एक मरतबा फिर सियासी डायलॉग पर भरपूर जोर देते हुए कहा कि डायलॉग करके ही इस मसले का हल निकाला जाए। इस हवाले से अदालत को हुकूमत से यकीन दहानी दरकार है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने भी अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर किसी जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलहदा हो जाता है। पीडीएम इस मामले में मुतअद्दिद बार फुल कोर्ट का मुतालिबा कर चुकी है। आज की समाअत से क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये मामला मजीद उलझ रहा है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ये आपको बता दें, जो काजी फायज ईसा से मुताल्लिक रिमार्क्स कोर्ट में दिए गए थे, अब से कुछ देर पहले काजी फायज ईसा ने भी अपना एक ऑर्डर निकाला है जिसमें रजिस्ट्रार से मुताल्लिक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो रजिस्ट्रार ने इंतजामी ऑर्डर दिया था उसको फौरन वापस लिया जाए और उनकी सर्विसेज भी वापस देने के हवाले से उस खत में उन्होंने लिखा है। तो काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया था, जो बेंच का फैसला था, उनका यह कहना है कि उस अदालती बेंच के फैसले को एक इंतजामी फैसले से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। वापस आएंगे आज के पहले मामले की तरफ। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल मौजूदा हालात और सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान का सियासी और आईनी बहरान, कोई भी फरीक लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं या सियासी डायलॉग का इम्कान है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, 70+ ईयर्स, मैं पूरे 75 नहीं कहता, साल बाद भी अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना आते तो अवाम के शऊर और बाशऊर और गयूर होने पे सवाल उठता। कौम, मैं जब से होश संभाला है, ये पहली बार एक हरारत, एक जिंदगी का सबूत दे रही है। और बेसिकली एक बात मैं आपको बताऊं, लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज। ये इमरान नहीं है, हरगिज नहीं। ओके, मेरा यार बोलदा, इमरान के पीछे बंदा ना हो तो वो कैसे इस तरह का स्टैंड ले और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है? ये अवाम की ताकत है जो बोल रही है कि वो खुद उनसे डायलॉग नहीं करेगा और बात होगी तो अवाम के इस बुनियादी हक पर वोट को इज्जत दो। आखिरी बात, नाउ और नेवर वाली ये सूरत हाल अगर टल भी गई, जो टलनी नहीं चाहिए, तो याद रखना कल इससे बहुत भयानक और बहुत बड़ा डेडलॉक भी हो सकता है। यहीं रुक जाएं, होश करें। मेरा नहीं ख्याल। साहब मैं आपकी गुफ्तगू से समझूं कि डायलॉग आप समझ रहे हैं वक्त की जरूरत नहीं है? बहुत सी जरूरतें होती हैं वक्त की जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, पामाल कर दिया जाता है। ये अभी एतजाज साहब का मैं सुन रहा था, वो डार के तो सारे एहसास डॉलर्स में बाहर हैं। जुमला है एतजाज आसिन साहब का, मैं नहीं बोल रहा, कि रुपया चढ़ता है, उनके एहसास जरबें खाते हैं, आवाम का बेड़ा गर्क होता है। ये अभी मेरा ख्याल घंटा भी नहीं हुआ। ये क्या जरूरत है नहीं है उसको छोड़ें आप। हाँ, ठीक। अबसार आलम साहब, कोर्ट में आज बार बार कोशिश और ये रहा कि सियासी डायलॉग की तरफ जाएं, हुकूमत और पीटीआई बैठें, बातचीत करें, आप कौम के लिए बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, ताकि, क्योंकि ये भी बात हुई कि इलेक्शन एक ही वक्त में होना मुनासिब है, ये भी बात हुई वहां पर। इसके बावजूद के बेंच के ऊपर भी एतराज़ात रहे, जो भी, लेकिन बार बार डायलॉग और सियासी बातचीत की जरूरत का एक तासुर आया उस गुफ्तगू में या रिमार्क्स में। हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं क्योंकि सबकी पोजीशंस तो वही नजर आई जो थी। ये डायलॉग का इम्कान है? पहली बात तो ये है कि अदलिया का ये काम ही नहीं है ये बताना सियासतदानों को कि वो डायलॉग करें या ना करें। अदलिया से अपना काम होता नहीं है। वो पंचायत के सरबराह बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले साकिब निसार साहब को बाबा रहमते बनने का शौक था, अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब वो हर वक्त पंचायती लहजे में, पंचायती
हल पेश करते रहते हैं तमाम मसाइल का। एक आइन है, कानून है, उसके मुताबिक जो फैसला उन्होंने देना है वो दें, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें पहुंची हैं तो पहुंच जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक दफ़ा जो कटी कटा निकलना है वो निकल आए और पता तो चल जाए सबको कि कौन कहाँ खड़ा है। इस तरह घसीटा घसीटी हर वक्त लगे, पिछले कितने सालों से टेंशन पूरी कौम को दी हुई है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, डॉलर का रेट किधर जा रहा है, जजों को सियासत का चस्का ही नहीं खत्म हो रहा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, ये रोजाना किसी न किसी सियासी केस को पकड़ के बैठ जाते। आप पिछले कई सालों से उठा के देख लें, ये इतने टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो टिकट चलते हैं, किस बात पे हो रहे होते हैं कि आज एक जज ने ये कह दिया, दूसरे जज ने ये कह दिया, उसने उसको बुला के झाड़ा, उसने कहा हम ये कर देंगे, फिर आखिर में आ जाते हैं कि आप डायलॉग कर लें, आप ये कर लें, आप वैसे भाई आइन पड़ा है आपके सामने, कानून आपके सामने पड़ा है, आप पे एतराजात हो रहे हैं। वो तो अफसर साहब कतई कलामी की माजरत, वो तो मौका दे रहे हैं सियासतदानों का मामला पार्लियामान का कि आप अपना मामला खुद से हल कर लें, हमारे दरवाजे पर क्यों आ जाते हैं बार बार। किस बात का? एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। आइन और कानून की रोशनी में उन्हें कहना चाहिए ये सही है ये गलत है। वो सही और गलत को बराबर क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे ये बता दें पहले, जजेस ये जवाब दे दें कि वो सही और गलत को बराबर खड़ा करके ये क्यों कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें। आप किस मर्ज की दुआएं? आप मुझे फिर आप बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट। हम पंचायतें बना लेते हैं पूरे मुल्क में, हर महल्ले की अपनी पंचायत होगी, सिटी स्टेट्स बना लेते हैं जैसे यूनान किसी वक्त होता था, और अपना अपना जो भी पंचायत फैसला करे। पार्लियामान है ना अफसर साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि पार्लियामान में क्यों नहीं मामलों को हल करते, वहां क्यों नहीं नतीजा खेज मामले हो सकते। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बदकिस्मती है मेरी कि मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट को रोजाना देखता हूँ, रोजाना वो खड़े होते हैं, फटाफट खड़े होते हैं और फटाफट बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं इतने दिनों से, तकरीरें कर रहे हैं, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। क्या करेंगे भाई? फिर आप बता देना, आपने भी जो पटारी से सांप निकालना है वो निकाल लें, ताकि कौम को पता तो चले कि इधर जाना है या इधर जाना है। कितने दिनों से नई नई टाइयां और नए नए सूट पहन के क्या क्या तकरीरें सुन रहे हैं हम पार्लियामेंट से। रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, नतीजा क्या है, ये तो बताएं भाई। इसी तरह जजेस कर रहे हैं, एक तरफ बैठे वो पंचायत अपनी लगा के बैठ जाते हैं छप्पड़ के किनारे, वो खाले के किनारे पंचायत लगा के पार्लियामेंट वाले बैठ जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बाजू उठा उठा के लगे रहते हैं। इस कौम को तो कोई सांस लेने दें भाई, आप लोगों से काम नहीं होता, जाएं घर, पेंशनें एंजॉय करें, जायदादें बनाई हुई हैं, सबने बनाई हैं, सिर्फ सियासतदानों ने बनाई, जजों ने जर्नलों ने भी बनाई हुई हैं, एंजॉय करें और छोड़ दें हमारी जान। अगर आपसे अपना काम नहीं होता, सबको जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है सब चाह रहे हैं कि चलें, अब काफी हो गया है, काफी खिदमत कर ली कौम की। देखें फिर सबको कहें, एक को ना कहें, सब भी जाएं, फिर नहीं काम कर सकते तो घर जाएं, जैसे आप पार्लियामेंट भी घर जाएं, जजेस भी घर जाएं, ठीक है, जर्नल भी जाएं, कोई और यही तो कह रही हूँ कि फिर हालात तो यही बना रहे हैं जब अपना अपना काम नहीं करना। ठीक है, जाहिर है, ठीक है। शहजाद साहब, मैं जी ठीक है शहजाद साहब, कोई वही बात फिर करूंगी कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो वही होता है जहां फिर मेक नहीं होता, ब्रेक होता है, या फिर सियासी डायलॉग, यानी कि कोई मेकिंग की बात हो सकती है, कोई बैकडोरी कोई बात हल हो जाए, कोई बहरान किसी तरफ चला जाए। 3 अप्रैल है, पूरा साल गुजर गया, 1 साल, हम बहरान दर बहरान बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल का आपने आगाज किया, वो मुझे याद आ गया आपके आगाज करते के साथ ही कि लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। रियलाइज नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हमारे जो तल्लकात हैं कितने नाजुक होते हैं और इनका खिंचाव कितना परमिटेड है। असल में इस वक्त जो आपने कहा ना, आपका सवाल की बुनियाद बड़ी खूबसूरत है जो आपने सवाल हमें भेजा हुआ है कि ये क्या ये आईनी बहरान है या सियासी बहरान है। ये आईनी बहरान नहीं है, आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये सियासी बहरान है जो कि उस आइन को हमें फॉलो नहीं करने दे रहा। अदालती बहरान को छोड़ दीजिए, अदालती बहरान सेपरेट है, वो अपने तौर पे अपने मामलात को देखें, जैसे भी देखें, कोई गाइड करेगा, खुद सीधे हो जाएंगे या उनको पार्लियामेंट बताएगी कैसे तुम लोगों ने मामलात करने हैं। उन कवानीन के नीचे, आइन के नीचे रहते हुए उनको अपने मामलात को सुलझाना है। लेकिन ये जो सियासत जिस तरीके से गालिब आ गई है, और बुनियाद क्या है कि इलेक्शन नहीं करवाने, अपने अपने मफाद को देखने। असल में आपने कहा ना कि इस वक्त क्या हल क्या होगा, एक ऐसे आदमी की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है, एक ऐसे स्टेट्समैन की जरूरत है अपने ऊपर से, अपनी हद से ऊपर उठे और पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, अपनी पार्टी का सोच रहे हैं, अपने मफादात का सोच रहे हैं। और वो अपना बिल्कुल ठीक बात की क्या अपना अफसार ने,
अब साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि इस वक्त हम थक गए हैं ये सुन के कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। भाई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हो, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात नहीं करते हो। आप हमें क्या पागल समझते हैं? आप मलाइन करना चाहते हैं दूसरे आदमी को, दूसरी पार्टी को, वो इतना गंदा है, वो इतना गंदा है, वो इतना गंदा है, वो इतना गंदा है। असल में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे ये जो तमाम निज़ाम है ना, जो हसन साहब ने कहा ना जिस तरीके से, कि बड़ी खूबसूरत तरीके से इस वक्त अपने आप को टेस्ट कर रहा है ये निज़ाम, इसमें कितनी रिजिलियंस है, ये कब तक बच पाएगा, जैसा कि कितना खिंचाव है इसके अंदर, कितनी स्पेस है। और कभी जो स्पेस ढूंढने की कोशिश करता है ना, उसको ये समझ होनी चाहिए कि मेरी हद कब कहां पे आ गई है। वरना क्या होगा, इस वक्त आप देखें फौज खामोश बैठी है, आमतौर पे खामोश नहीं बैठा करती थी, आ जाती थी मैदान में, कहती थी मामला को दुरुस्त करो। वो भी चेक आउट कर रहे हैं कि अच्छा देखते हैं कहां तक जाते हैं। इस वक्त हुकूमत और पार्लियामेंट मिलकर, पार्लियामेंट अगर मुकम्मल होती तो पार्लियामेंट की क्या ताकत सामने आती। पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर टेस्ट कर रहे हैं सिस्टम की स्ट्रेंथ को, अदलिया चेक कर रही है इनकी स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां सब इदारे ही एक दूसरे की ताकत को चेकआउट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या पता कि कब तड़क करके टूट जाएगी। तो उससे बचने की जरूरत है। देखिए इसमें मैंने कहा था दो ही तरीके हैं, 2-3 तरीके। उस दिन वो जैगम माइंड करके मेरी बात को, असल में या अवाम कुछ करना चाहिए या करेंगे, अगर नहीं तो फिर फौज को वापस अपने रोल में आना पड़ेगा बदकिस्मती से। वरना सियासतदानों के पास अभी भी मौका है, जिस तरीके से बार बार चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सियासतदानों बैठ जाओ वरना कल मुझे फैसला करना पड़ जाएगा, और कल जो फैसला होगा उसके बाद एक नया तूफान बरपा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल आपकी बात सही है। शहजाद साहब एक छोटा सा पॉइंट और चाहूंगी कि हम बार बार जब ये बात कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाब का कहता है, 18 अप्रैल वो तारीख बनती है जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि आज से सिर्फ 2 हफ्ते मौजूद हैं। इस वक्त जो बहस, जो दलाइल और जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, कोई स्कोप बच जाता है? वो 90 दिन का जो मार्जिन था वो 2 हफ्ते में खत्म होने को है। हम कहाँ हैंगिंग इन द एयर हुए हैं? कोई ऐसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच किसी भी जगह से नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक दलाइल, बहस, इल्जाम, वो चीजें चल रही हैं चारों तरफ। बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, हुकूमत के पास इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 8 अक्टूबर के इलेक्शंस का, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सूबाई और हमारे जो सेंटर के इलेक्शंस हैं, ये सब एक दिन होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्या लेकिन इसके लिए कोई आईनी, कोई सियासी रास्ता निकालने की जरूरत है? अगर बैठ जाते और कहते कि यार ठीक है चलो अक्टूबर ना सितंबर में कर लेंगे, अगस्त में कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से चलते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता। लेकिन ये तो ऐसे टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लिमिट्स को, कि सिवाय इसके कि वो जब टूटेगा तो टूट सकता है, अब इसमें और गुंजाइश नहीं रहेगी खिंचाई की। दुरुस्त, ठीक है जी। इसार साहब, यो से क्या कोई डायलॉग, कोई बैकडोर मामला तय हो सकते हैं या बस अब वो वक्त भी नहीं रहा? देखिए इस ना अंधेरे के अंदर एक आज उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और वो रहनुमा जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब का बयान सामने आया कि इमरान खान अगर इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे और ये होनी चाहिए। यानी एक पॉजिटिव चीज़ जो है हुकूमत की जानिब से सामने आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक घर में आग लगी हो तो इस बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि ये किसने लगाई, इस बात पे होनी चाहिए कि आग बुझानी कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव सामने आई हैं और इनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि आज जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा अब मंजी उसने सर पे रखी हुई है, वो कहता है कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कितने डावा, उसे तो मंजी डालने की जगह नहीं मिल रही। और दूसरी जानिब जब वो देखता है सियासतदानों को, तो ये लड़ाके बच्चों की तरह एक दूसरे को कोनिया मार के, एक ने मुंह इस पासे कर लिया, एक ने मुंह इस पासे कर लिया और ये मामला चल रहा है। देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात और मलिक अहमद खान साहब की बात जो है उसकी जानिब, अब जो अबसार भाई कह रहे हैं ना कि अदलिया का काम नहीं है कि वो मुज़ाकरात कराए, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये तो तय होना चाहिए कि किसका काम है। अगर आप आइन की भी बात को नहीं मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, आप सदर मुमलिकत की बात को भी नहीं मानेंगे, तो कोई ऊपर से फरिश्ते उतरने जिन्होंने आके कहना कि ये आग लगी हुई है पहले इसे बुझा लें फिर लड़ाई कर लीजिएगा जो भी करनी है। आकड़ सिर्फ मुर्दों के अंदर होती है और अनफॉर्चुनेटली ये सारे सियासी मुर्दे, ये सब सियासी मुर्दे, इनके अंदर कोई हिस्स, कोई रूह नहीं है। अदरवाइज ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान IMF को मनाने के लिए सागदार साहब जा रहे हैं 10 अप्रैल को
और वो नहीं मानेगा, मन तो पे वारूं तन तो पे वारूं, बिगड़ी बना दे, वो जो मर्जी गालें आप, जो मर्जी कर लें, IMF ने नहीं मानना, क्योंकि उसे पता है कि आप अंदर खाते, आपके अंदर तो बैठने की इतनी आप में मौजूद नहीं है कि आप बैठ के कुछ मामलात को देख सके। तो मैं ये समझता हूं मैडम कि हमें हालात को इस तरह लेना चाहिए। जो आपका सवाल है ना कि क्या कोई फरीक जो है लचक दिखाने पे तैयार है, मैं समझता हूँ मलिक अहमद साहब की जो आज की बात है उसे नहीं फेंकना, सुटना नहीं चाहिए, पंजाबी कही है, उसके अंदर भी वजन है। और मैं मेरी जो मलिक अहमद साहब हमें क्यों बता रहे हैं, जाके वजीर आजम को बताएं, वजीर आजम हाथ बढ़ाएं, इमरान खान के घर चले जाएं, अपने घर दावत दे लें। एक्चुअली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वजीर आजम काफी दिनों से किसी को इफ्तार पे बुला नहीं रहे। और दूसरी बात यह कि उन्होंने उन्हें नहीं कहा है, कहना तीनों तो सुनाना नूह वाली गल है। ये बात उन्होंने लंदन पहुंचाई है कि जनाब, क्योंकि वहां से जो फैसले होते हैं वही सारे फैसले होते हैं। और मलिक अहमद जो है वो ब्रिज थे किसी दौर में, जब जनरल बाजवा साहब को लंदन से एक्सटेंशन का वोट आना था तो मलिक अहमद साहब बीच में ब्रिज थे जिन्होंने किया था। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब का जो बयान है वो सिर्फ एक बयान ही है, वो नहीं, मैं बड़ी बारीक जी गल है कि वो जो कह रहे हैं शायद वो किसी का पैगाम है जो आगे कन्वे कर रहे हैं। क्या ही बात है ऐसी लीडरशिप की जहां पे पैगाम भी ऐसे मीडिया में आके दिए जाएं कि किसी का पैगाम किसी को पहुंचाए। अफसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, इसार साहब ने ये कहा ना कि डायलॉग के कौन करवाए, फिर पार्लियामेंट खुद करे, पार्लियामेंटेरियंस करें, सियासी जमातें खुद आपस में करें अगर करना है तो। जजेस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये बिलीफ है कि जो इस वक्त मौजूदा बहरान है ये जजेस का पैदा करता है, ये अदलिया का पैदा करता है। 63A को जब आपने रीराइट किया है तो उसका वो बुनियादी पत्थर जब टेढ़ा रख दिया आपने तो पूरी ऊपर दीवार टेढ़ी बनेगी। ये तब से हो रहा है, पिछले साल भाई, लेकिन गंजी नहाए के और निचोड़े वाली क्या वाली बात है। पार्लियामेंट किससे बात करे? पार्लियामेंट में तो जो अक्सरियती पार्टी आप उसको घुसने नहीं दे रहे। वो मुझे कभी आप कहते हैं जी इज्तिमाई इस्तीफे नहीं मानते, कभी कहते हैं ऐसे। आप पार्लियामेंट में भी बात कहां और कौन किससे करेगा? मैं बताता हूं, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना मैं क्या बात करने लगा हूं। मैं आपकी बात से बहस नहीं आपसे करना चाह रहा, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि सियासतदान तो रुसे ही होते हैं ना। जजेस जब रुसे होते हैं ना तो तब मुल्क में तबाही आती है। जिस तरह रुसे हुए हैं, 9 मेंबर का बेंच शुरू हुआ था, अब 3 पे आए हुए हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि हम आपका फैसला नहीं मानेंगे, वो फिर भी बैठे हुए हैं। कुछ तो अखलाकियात भी जजेस की हैं ना, आप क्यों इनको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं इनकी पावर को? और का जो सामने हुआ था वो जजेस की वजह से नहीं हुआ था, वो सियासतदानों की नाअहली की वजह से हुआ था। और आज तक पाकिस्तान में जितनी तबाही आई है वो सियासतदानों के गलत फैसलों की वजह से आई है। जजेस पे ना डालें आप हर बात। जजेस से सियासतदान जो आपस में बैठने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं और अपने कवानीन दे दें वो करूं कि जजेस फरिश्ते हैं या आसमान से? तो जो वजीर आजम को घर भिजवा रहे हैं तो सियासतदान ही काला कोट पहन के, नवाज शरीफ भी काला कोट पहन के अदालत में पेश हुए थे उस वजीर आजम के खिलाफ जिसे घर भिजवाया था। आप बूढ़े बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद भी नवाज शरीफ साहब ने बाहर से पैसे पकड़ के ही तो की थी। जब सियासतदान को टूल बन जाएगा। दलील से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं। हर जगह पर मामलात खराब रहे हैं। ईमानदारी से बात करें, ईमानदारी से बात करें। जजेस का जो कैरेक्टर है वो आपको पता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। आपके सियासतदानों का कैरेक्टर भी पता है ना मुझे। और घसीटो बस। ठीक है जी, सियासतदानों को भी कैरेक्टर पता है। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं जो मौजूदा सियासी और आईनी बहरान है उसका किसी तौर हल मुमकिन है या नहीं। जी एक बात छोटी, पिछले जब से पाकिस्तान 2 लाख हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गए बांग्लादेश बना है, तब से देख लें अब तक 50 साल हुए हैं। 50 साल में से 10 साल ज़ियाउल हक के निकाल दें, 10 साल परवेज मुशर्रफ के निकाल दें, 6 साल कियानी के निकाल दें, 6 साल बाजवा के, कितने बने? 32 साल। इसके बाद आप और ये जितनी डॉक्ट्रिन चली हैं इसमें भी गाली देखिए सियासतदान की पड़ेगी। हम ना एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहेंगे ना जजेस को बुरा कहेंगे, क्योंकि हम कहना नहीं चाहते। आसान है सियासतदान नहीं बने ना सियासतदान, पकड़ो और मरोड़ो ना कहने में गाड़ियों के डिग्गियों में निजाम बदल लेते हैं इस मुल्क का, जाके मिले फिर खड़े हो ना अपने पैरों पे खड़े हो। जिस बात का कोई सबूत ना हो मेरे ख्याल से उसके वो कर लें हुकूमत जैसे पहले करते रहे जजेस और। ठीक है हसन निसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये मामला तो ब्लेम गेम हर तरफ शुरू हो जाए तो हल तो कहीं ना निकलेगा। हसन साहब आयशा मैं कुछ कह सकता हूँ? एग्जैक्टली ये आयशा जो इन्होंने गिनाया है ना कि परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक फलाना, मेरे तो ईमान का हिस्सा है जी। सियासतदान अगर नाहल और खाइन और बददियानत ना होते सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी किस्म की मुदाखलत मुमकिन नहीं थी। ये चूंकि करप्ट हैं और इनकेपेबल हैं, नंगी चिट्टी बात है।
आप बाहर जाओ यार, लोग बिल्डिंगें दिखाते हैं, ये उसकी है उसकी, जाने दो आप। और काने चोर नालायक, आजकल जो तमाशा हो रहा है वो आपके सामने है। वो ऑर्गेनाइज फोर्सेस हैं, वो फिर फायदा उठाती हैं तो ठीक है। मैं तो ब्लेम करूंगा जिसको मैंने वोट दिया है, और वो जाहिर है सियासतदान होता है। जनरल को तो मैं वोट दे के जनरल नहीं बनाता, सिंपल लॉजिक है। ही रिप्रेजेंट्स मी एंड इफ ही रिप्रेजेंट्स मी और उसका वो हक अदा नहीं कर रहा तो अब वो मुजरिम है, खत्म। बाकी कंफ्यूजन फैलाना है तो फैलाते रहो। मेरे वोट से ना कोई जर्नैल बनता है ना 18 साल किया उनको ले। एक वैलिड पॉइंट भी है कि अवाम अपना वोट, सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। एक वैलिड पॉइंट भी बनता है कि अवाम तो अपना वोट सियासतदान को देते हैं, सियासतदान दुरुस्त सिमत में और बेहतर तौर इख्तियार का इस्तेमाल करे, और अगर नहीं कर सकता तो बर वक्त बताए कि मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये रहा मेरा इस्तीफा, हमें पता चले हमारे लिए इस्तीफा दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शहजाद साहब आपका पॉइंट भी लूंगी और अगले मामले की तरफ भी बढ़ेंगे। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, वो मैं इतना सीरियस मामला हो गया मेरे ख्याल में, माशाल्लाह से जज्बात के अंदर कहां से कहां बात चली गई। वो अफसार कह रहे थे कि जनरल्स और जजेस जो हैं ये घर को चले जाएं। जनरलों का तो मैं कम से कम कह सकता हूं कि जब जनरल कुछ घर को चले जाते हैं तो नए जनरल आ जाते हैं। वो एक बड़ा मशहूर शेर है, और सभी जानते हैं कि कहा सरहद को हम जाएं, कहा सरहद को तुम जाओ, कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। सिमिलरली कोहान का डर है, कोहान तो होगा जब ऊंट पे बैठने की बारी आएगी, तो वो तो खत्म नहीं होंगे। आपको ऊंट पे बैठना आना चाहिए तो होगा। और आपको ऊंट पे कहा हम इलेक्शन खेलें, कहा तुम इलेक्शन खेलो, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। इसलिए तो कहा, तो इसलिए सरहद पे जाओगे तो अफगान तो होगा। आपको अफगान को डील करना आना चाहिए, आपको कोहान तो होगा, आपको ऊंट पे बैठना आना चाहिए। बहरहाल जो सियासी मैं इसका आर्गुमेंट देना चाहता हूं वो ये है कि काश के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता, काश के ना होता। लेकिन वो गैर सियासी, गैर मरई जिनको हम ब्लेम करते हैं, वो ऐसी कुव्वतें थी जिन्होंने होने दिया और वो हो गया किसी तरीके से। गो के एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक कवर था, लेकिन जहां से हुआ वो हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर खेल आ गया सियासतदानों के हाथ में, जो अंदर आए और जो वहां पर अब ऑपोजिशन में चले गए। काश कि इमरान खान और पीटीआई नेशनल असेंबली को ना छोड़ते, इस्तीफे ना देते। काश के जब वो वापस आना चाहते थे आज भी वो वापस आके बैठे होते। काश के इमरान खान ने अपनी 2 असेंबलियां डिसॉल्व ना की होती। आप अंदाजा लगाएं कि जिस आईनी बहरान की हम बात कर रहे हैं और सियासी बहरान की बात कर रहे हैं, ये होता ही ना। हम असल में 8 अक्टूबर का वेट कर रहे होते या 8 अक्टूबर तक जा रहे होते, बगैर किसी बहरान के, बगैर किसी बहरान के। तो असल में यहां पर सियासतदान की जो अकल है वो सामने आती है कि कितना समझदार है, कितनी समझ रखता है। और उस वक्त लोगों ने इसीलिए शोर मचाया था कि ये ना करना, हाथ से सब चीज छोड़ दोगे, किसी और के हाथ में दे दोगे। तो एक्चुअली जब पूरी ताकत एक साइड पे चली गई तो वो अपनी ताकत खेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन उसकी भी हद होती है, हर ताकत की भी अपनी हद होती है, तो वो भी पहचानना बहुत लाजमी। बिल्कुल सही, दुरुस्त। जी अफसार साहब, अब आपने भी रद्द-ए-अमल देना है। कहना चाह रहा हूँ जी, कहिए। नहीं, रद्द-ए-अमल नहीं मैंने देना, मेरी क्या जरूरत मैं रद्द-ए-अमल दूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा था नौजवान नस्ल को आगे आने दें। ये जजेस और जर्नैल जाने का मतलब ये नहीं कि पीछे खाली हो जाएगा, मतलब फिर नौजवान कोई आए, जैसे सियासतदान नौजवान आएंगे तो बेहतरी आएगी। और दूसरी बात जो है ना, वो बड़ी अच्छी बात की कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आती, लेकिन अर्ज करूंगा मैं फिर सच, तो बात उधर ही जाएगी कि किसने चीफ अगला बनना था और नहीं बनना था या क्यों बनना था। सारी बात वहीं रुकी हुई थी, छोड़ दें। एक आखिरी बात, हसन निसार साहब ने बहुत अच्छी बात की जी कि सियासतदान करप्ट और चोर थे, तो इसलिए फिर ये ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ और बाजवा और क्या नहीं आए। तो लेकिन हमारे इमरान खान साहब तो सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने सर्टिफाई किया उनको, ये सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, मसीहा हैं। फिर क्यों जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन चलती रही, फिर क्यों इंटरफेरेंस किया जनरल बाजवा ने और बाकी ने? ना इमरान में अपनी किस्म की खूबियां थी, इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, नहीं वो बताए ना, वो भी लोगों को, वो भी बताए ना लोगों को। He was arrogant, annoy करने की हद तक एरोगेंस वो भी बर्दाश्त नहीं होती। अपनी अपनी किस्म की खामियां होती हैं हुजूर, ये हैं सारे ही इमैच्योर। तो अनॉय करने की गंड कप हैं ये सारे, बनारसी ठग हैं तो थे ना। छोड़ो,
तो बस चलें जी, दोबारा से एक बढ़ना है मुझे। सियासतदानों की दूरअंदेशी की बात हो रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज कौमी असेंबली के फ्लोर पर क्या बात हुई है, और अभी काबीना का हंगामी इजलास भी आज रात के लिए तलब कर लिया गया है, वहां क्या कुछ हो सकता है, मजीद गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK में इंतखाबात के इल्तिवा केस में मुतअद्दिद दरखास्तें देने के बावजूद फरीक नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के महफूज शुदा फैसले पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इतने हसास मामले पर उजलत में फैसला किया गया तो उसे नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस से दस्त बस्ता इल्तिजा है कि वजीर कानून ये कहते हैं कि पहले आप अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस के अपने इदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। कौमी असेंबली के इजलास में ही इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस अगर फुल कोर्ट बना दें तो फैसला मानने में दिक्कत नहीं होगी। इतने अहम मामले को 3 जजेस से हल करवाना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कौमी असेंबली में वजीर आजम और वजीर कानून की जानिब से कल का फैसला आने से पहले ही इस फैसले को तस्लीम न करने के वाज़े ऐलानात इस बात का इंदिया हैं कि बहरान मजीद तंग गली में दाखिल होने जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने नून लीग के अहम MNAs को नवाज शरीफ का पैगाम देते हुए हिदायत दी है कि नून लीग के तमाम MNAs इस्लामाबाद में ही मौजूद रहें। किसी भी वक्त कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता है। और अब से कुछ देर पहले की खबर यह है कि काबीना का इजलास बुला लिया गया है। वुज़रा से कहा गया इसमें शिरकत करें, इस्लामाबाद में नहीं है तो वीडियो लिंक पर शिरकत करें। एक निकाती एजेंडा रहेगा जिसमें आईनी और कानूनी मामलात को सामने रखते हुए ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। आज की रात अहम दिखाई दे रही है, फैसले भी मुतवक्के हो सकते हैं। आप सबके लिए सवाल यह है इस वक्त, उजलत में फैसला किया गया तो इसे नहीं मानेंगे वजीर कानून। अदालत का फैसला ना मानकर क्या हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासर हो सकती है? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो जो लॉ मिनिस्टर बड़े काबिल आदमी है, बड़े ही अच्छे आदमी है, लेकिन आई विश कि वो हल पेश करते। वो मोर्चा बनाने की बजाय, जो कि फौजियों का काम होता है कि मोर्चे बनाते हैं, सियासतदान जो होते हैं और जो खास तौर पर अक्लमंद लोग होते हैं उनका काम है कि रास्ते ढूंढना, मोर्चे ना बनाना। लेकिन वो मोर्चा बना के बैठ गए, क्योंकि 8 अक्टूबर की डेट है ना। मिसाल हम 90 दिन की बात नहीं कर रहे, हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं। 8 अक्टूबर तक पहुंचना किस तरीके से, वो पहुंचने का रास्ता मुतय्यन करना, तयन करना उसका, और क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम सबको लेके साथ चलें, ये है काम इस वक्त मिनिस्टर फॉर लॉ और पॉलिटिकल लीडरशिप का। मुझे लगता है कि वहां पर ये सबसे पहले आपका दूसरा हिस्सा कि क्या ये इनको गैर आईनी कोई काम हो जाएगा। बदकिस्मती ये है कि अगर कल के दिन में, अगर हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट भी इनको इसी रास्ते पे चलाए कि भाई मिल के कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें कि तुम सब लोग कायम भी रहो और अपने तौर पे चलो। मैं 2-3 चीजें मिसाल के तौर पर, लेट्स से द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी नहीं का पार्टी का मेंबर, इन्हीं का मेंबर है ना, इन्हीं की बात सुनता है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कहता है कि मैं रीएडमिट कर लेता हूँ PTI के जितने MNAs हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी में ही होंगे, गवर्नमेंट इन्हीं की रहेगी, वो खुदा न खास्ता कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट 342 लोगों पे आ जाएगी, इस वक्त 178 या 180 लोगों के ऊपर, या 190 के करीब जो है, 197 198, उससे 342। वो कहते हैं कि वो जो सवाल उठाया अथर मिनल्ला ने, जिसके अंदर ये कहा गया कि क्या जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई, प्रोविंशियल असेंबलीज, वो जायज हुई थी। मेरे ख्याल में इस सवाल को एग्जामिन करना शायद हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकता है उससे प्रोविंशियल असेंबली रिस्टोर हो जाए, वापस इमरान खान के पास चली जाए, तो जो गलती इमरान ने की थी वो करेक्ट हो सकती है अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इनके मिनिस्टर फॉर लॉ और इवन जो PTI के लोग हैं, अगर वो अकल और समझ और फहम के साथ तो कहें कि हमने 8 अक्टूबर तक इस मुल्क को कैसे लेके चलना है, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रास्ता है। मोर्चे बनाना और मोर्चों में बैठना कोई अकल की बात नहीं होती। दुरुस्त। हसन साहब, ये जो वजीर कानून का बयान है कि फैसला आने से पहले उस फैसले को कहना कि नहीं माना जाएगा, अदालत के फैसले को, हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासिर कर सकता है, तौहीन अदालत, कोई आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। देखें, बात सुने, जैसा आइन वैसी आईनी हैसियत। सो हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासर तो होगी, लेकिन इस बात की औकात कोई नहीं। जो औकात, जितनी औकात, जिस तरह की टेम्परिंग आइन के साथ हर बंदा ही करता है, ये आजकल जो हो रहा है टेम्परिंग ही हो रही है ना, और क्या है, सीधा सीधा लिखा है, जाओ जाके कराओ। अच्छा, लेकिन असल बात जो इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, चूं चूं के मुरब्बे को, कि इस तरह अवाम इनसे मजीद मुतनफ़र होंगे।
ये याद रखना आप, आईनी हैसियत को मारें गोली, वो तो आईनी हैसियत, ये क्या है? इनसे मजीद मुतनफ़र हो जाएंगे कि ये मुनाफिक हैं। एक तरफ तो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वोट के हक पे सरेआम डाका डाल रहे हैं। जब ये वोट को इज्जत देने की बात कर रहे थे, वो गुमान कायम था, वो भरम कायम था कि नवाज शरीफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। ठीक, अब वो फेस खत्म हो चुका है, इसलिए वोट की इज्जत भी खत्म हो चुकी है इनकी नजरों में। ये मैसेज आएगा लोगों को, उसके बाद सबा सत्यानाश इनका सियासी, बस। ठीक है, चलें जी। अब सार साहब, ये पॉलिटिकल लॉट के कंडक्ट की बात हो रही है, दो स्टेटमेंट रखना चाहूंगी सवाल के साथ साथ ही। एक तो राना सना साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला जेर बहस है। एक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अदालत ने 2 वज़ीर-ए-आज़म पहले घर भेजे, अब तीसरा भी घर जाएगा। ये सियासतदान, अभी एक एंगल से तो हसन साहब ने कंडक्ट की बात की, यहां पर सियासतदान अपने सियासी मफादात के लिए अगर वहां कोई तकसीम मौजूद है या इख्तिलाफ राय है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं, क्योंकि जो शहजाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना, हर पाकिस्तानी जिसका जो जाती मफाद को साइड पे रख के मुल्क का सोचेगा ना, वो ये हल है कि आप ये सोचे 8 अक्टूबर तक पहुंचना कैसे है सारे बैठ के, सीरियसली, ये इसके अलावा हल कोई नहीं है। और अतर मिनल्ला की जो उन्होंने जिक्र किया कि वो उन्होंने सवाल पूछा कि असम्बलियों की डिसोल्यूशन जो है वो जायज़ भी थी कि नहीं। और तीसरी अगर बात मैं उसमें ऐड कर सकूं कि 63A को जो रीराइट किया गया वो क्यों किया गया, उसके पीछे क्या मफाद था, किसका मफाद था। अगर ये हल निकाल लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी राय नहीं है बल्कि मेरा यकीन है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट 3 जजेस हैं। उनकी जाती अना है, उनका जाती पसंद नापसंद है, उसने इस मुल्क को बहरान में मुब्तला किया हुआ है, ये मेरा यकीन है। मैं इस पर राय नहीं दे रहा, मेरी समझ नाक़िस हो सकती है। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है ना, देखिए क्या होगा मैक्सिमम आईनी हैसियत, क्या आईनी हैसियत या अखलाकी हैसियत आपने पूछा हुकूमत की क्या होगी, पहले भी हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं खत लिखा था स्विट्जरलैंड को, तो क्या हो गया था, उन्होंने उस तौहीन अदालत में फारिग कर दिया, 5 साल के लिए नायल कर दिया। अदालत तो ऐसे कुल्हाड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चला रही है ना वज़ीर आज़म पे, एक पे और चल जाएगा, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, काम चलता रहेगा, हल कोई नहीं निकलेगा। हल वही है जो शहजाद चौधरी साहब ने बता दिया, उस पर अगर इन्होंने सोचना सोचे, वरना ठीक है तमाशा चलता रहेगा। इन्होंने रेफरेंस जो कह रहे हैं रेफरेंस फाइल करना है, ज़ेर गौर है, ये पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ ज़ेर गौर, वो ज़ेर गौर के भी नीचे लग रहा है अब तो मुझे। करना है करे, नहीं करना ना। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, अब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसार साहब 1 साल तो ऐसे ही निकल गया और जहां खड़े हैं काबिले कबूल काबिले अमल मामलात किसी तो और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर वो शहबाज साहब कह रहे थे कि बस रियासत बचा लिया उसकी खातिर हमने सब कुर्बान कर दिया है, तो कुछ बच पाएगा इस सूरत में? लेकिन आयशा बात यह है कि वजीर कानून कहते हैं कि जो फैसला है हम नहीं मानेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इन हालात में अक्टूबर में इंतखाबात होने चाहिए, फिर क्या करेंगे ये? और दूसरी बात ये है कि ये जो बोझ है ना आईनी, ये बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब चाहे अपने भाई से कहें कि पानी ज़रा हाथ लुआना में चुकना है, ये उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कानून और आइन है ना वो इफ एंड बट्स में नहीं होता, वो तो स्टेट्स एक बात सीधी करता है और वो उसके दरमियान कोई रास्ता नहीं होता। चाहे वो भुट्टो को फांसी लग जाए या यूसुफ रजा गिलानी चले जाएं, भुट्टो साहब की फांसी बाद में जब ये बहस चली तो उस पर बहुत सारी पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये एक अदालती कत्ल था, तो उसको प्रोसीड करना चाहिए। खुद भी उसका हवाला नहीं देती है उस फैसले का, जिसका हम सब इतना हवाला देते हैं, वो हवाला नहीं। बिल्कुल ठीक है। और यूसुफ रजा गिलानी घर गए तो अफसोसनाक बात यह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के पेश हो गए थे। मैं लेती हूं शहजाद साहब, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये उनके दरमियान सिर्फ इक्तिदार की जंग नहीं है, ये 23 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। तो आपके ख्याल में सर, ये जो इतना हंगामी इजलास बुला लिया, किस बात पे? हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इख्तियार इस वक्त रख रही है, क्या फैसला कर सकते हैं? वो जो एक पंजाबी का गाना था ना, छुप जाओ तारे पा दो हनेरवे असें असरात दी नहीं वेखनी सवेरवे, ये आज वहां पे काबीना में यही होगा। कैसी असरात दी नहीं वेखनी सवेरवे? नहीं, सुबह तय है कि क्या होना है,
ये तो तय है। ये जो अब पेशबंदियां हो रही हैं, ये ही सारा कुछ सुबह के फैसले के खौफ से हो रही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज की रात मौजूद है, मतलब इलेक्शन अगले 90 दिन में या 8 अक्टूबर, इनमें से कोई एक बात फिर आज की रात मौजूद है। और इस रात में जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं उन्हें बैठ जाना चाहिए, कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि कल जूतियों में दाल बटे और ये पता चले कि एक सुप्रीम कोर्ट वहां लगी हुई है और एक सुप्रीम कोर्ट वहां लगी है। उससे बेहतर है पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान पर तरस खाएं, 23 करोड़ लोगों पर तरस खाएं, इनकी जिंदगियों पर तरस खाएं। हम ख्वाब इसलिए नहीं देखते, वो वाला तरस जो आप मांग रहे हैं आयशा, हम ख्वाब इसलिए नहीं देखते कि कभी हम नवाज शरीफ को सर पे बिठा लें, कभी इमरान को। बिल्कुल ठीक है। हम इसलिए थोड़ी देखते हैं कि हमारे हर 3 साल बाद आप मजाक उड़ाएं इस तरह। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आयशा, एक अंग्रेजी का मुहावरा सही है, फ्रेज है कि कमथ द मोमेंट कमथ द मैन। यानी जब एक लम्हे के लिए एक इंसान किसी एक लम्हे के लिए पैदा होता है, मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ का लम्हा आज है, इस मोमेंट पे है। या तो ये फेल होके बिल्कुल ऐसी गहराइयों में, तारीख की गहराइयों में चला जाएगा कि इसको कोई, मतलब जिसमें वो कह रहा था कि मुझे पता नहीं कैसे तारीख याद करेगी। बदकिस्मती से अगर गलत काम किया, गलत फैसला किया, गलत तरीके से इसको संभाला या ना संभाल पाया, तो फिर वाकई में तारीख में दब के रह जाएगा। और अगर अपने आप से उठ के सोचा, पीडीएम से उठ के सोचा, भाईजान से उठ के सोचा, पाकिस्तान का सोचा, तो ही विल बी द मैन ऑफ द मोमेंट, जिसको शायद पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। हसन निसार साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये एक हंगामी इजलास बुला लिया गया विफाकी काबीना का, आईनी और कानूनी मामलात पे को देखा जाएगा, मशवरा किया जाएगा, क्या ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास? जो शहजाद साहब ने बात की, आपके ख्याल में हुकूमत कोई काबिल कबूल, काबिल अमल नतीजे तक पहुंच जाएगी? मैंने तो जी एक प्रपोजल दिया है, थोड़ी हिम्मत करो, हौसला करो, 1.5 साल की बात है, इलेक्शन कराओ, इमरान को इक्तदार दो, चूंकि इट इज रिटन ऑन द वॉल। 1.5 साल बाद देखना, इनका ग्राफ संभलना शुरू हो जाएगा, इमरान का गिरना शुरू हो जाएगा। मुझे फांसी चढ़ा देना। आप मुझे ये बात याद कराना, मैं बहुत खूबसूरत रिवॉल्वर से प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में अपनी कनपट्टी पे गोली मारूंगा। कोई इकोनॉमी जो ये नहीं संभलनी अब, बड़ी ये ज़हन में रखें, हम ये रिस्क नहीं लेंगे कभी भी। रेटिंग शूट कर जाएगी, बहुत रेटिंग आएगी उस दिन। नहीं हम ये रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। इमरान जीते, इक्तदार दो, सिर्फ 1 से 1.5 साल इंतजार करो, फिर देखो क्या होता है, देख लेना। ठीक, पहले भी 4 साल दिया, बेट करो। ठीक, अब सर साहब इसी पॉइंट पर तो कहां खड़े थे? अब आप सर साहब आपने बात की है, इमरान खान साहब कहां खड़े थे पिछले साल जनवरी फरवरी में? पेशावर में जलसे कराने मुश्किल हो गए थे। सर आपसे भी अब सर साहब वही एक सवाल, उसी पॉइंट पे खड़े थे, उसी पॉइंट पे हंगामी इजलास जो काबीना ने बुलाया, आपको गोली मारनी थी, इसीलिए ऑपोजिशन फटाफट नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई, क्योंकि एवरीवन लव्स हसन निसार साहब। हम चाहते हैं हसन निसार साहब को अल्लाह लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे और ऐसा कुछ ना हो। लेकिन 4 साल पहले भी गुजारे खान साहब ने, और वो नीचे ले भी आए थे, उनका ग्राफ भी नीचे चला गया था। 10 साल केपी में भी उन्होंने जो तोप चलानी थी चलाई, वैसे के वैसे हालात पहले से खराब हो गए, करप्शन में ऊपर चले गए, कर्जा बढ़ गया। जो आज रात हंगामी इजलास कर रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे या उनके भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी? निकल गई उनके, 1.5 साल सब्र कर निकले ना, मुझे तो लगता है। लेकिन मैं आपको जमीन भी निकल गया, आसमान भी हिल गया। पहले बात की थी आपने पहले सवाल जो किया था ना कि हुकूमत की आईनी हैसियत क्या रहेगी, ये जुडिशरी की भी आईनी हैसियत ना रही है और इस फैसले के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी, अगर ये फैसला उन्होंने एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कैबिनेट क्या निकालेगी, मैं पेशीन को फिर कोई नहीं कर सकता। मुझे इन तिलों में तेल नजर नहीं आ रहा, वरना अब तक जो होना था हो चुका होता है। इतना लटकाने का तुक क्या है? चले, बहुत सर, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट रही, हर जाविये से उसे कवर करने की कोशिश की गई कि क्या कुछ हो सकता है और किस रुख पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।